हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिब्स के बारे में, है ना? अभी हमने रिब्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एटिपिकल रिब्स के बारे में बेसिकली। किसके बारे में? एटिपिकल। तो आपके सामने स्क्रीन पर है जो वो कौन-सी है? 10th, 11th और 12th रिब जो है वो कैसी होती है आपकी? एटिपिकल। क्लियर? ये आपकी कैसी होती है? एटिपिकल। इस वीडियो में मैं 10th, 11th और 12th के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। क्लियर? मैं अलग-अलग वीडियो दोनों पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपस में मिलते-जुलते हैं। फर्स्ट और सेकंड, 10th, 11th, 12th। अब यहाँ पे अगर मैं लोअर रिब्स की बात करूँ यानी 10th, 11th, 12th तो दे एक्ट एज़ अ ट्रांजिशन ज़ोन। ठीक है? ट्रांजिशन ज़ोन बिटवीन रिजिड थोरैसिक केज एंड फ्लेक्सिबल मस्कुलर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। तो देखिए यहाँ तक तो हमारी जो चेस्ट रीजन है वो एकदम रिजिड होता है और रिजिड होने का रीज़न क्या है? पूरा हमारा थोरैसिक केज। लेकिन ये 10th, 11th, 12th वाली जो है वो मेनली किसके लिए प्रोटेक्टिव है? एब्डोमेन के लिए। तो यहाँ एब्डोमेन रीजन में हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस हुए। देयर अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप्स आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द डायफ्राम एंड बैक मसल्स इंटरैक्ट विद द स्केलेटल। और इसके अटैचमेंट यानी 10th, 11th, 12th के अटैचमेंट हमें ये समझने में और समझने में हेल्प करेंगे कि कैसे डायफ्राम और बैक रीजन की मसल स्केलेटल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती हैं टू मेक द एब्डोमेन एंड थोरैक्स रीजन एज अ सिंगल यूनिट। क्लियर? चलिए, अब कंपैरिजन सबसे पहले इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं जिससे हमें मेन पॉइंट पता चल जाए इस टेबल में कि बेसिक इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे डिटेल में। तो देखिए 10th रिब का दूसरा नाम क्या है क्लासिफिकेशन के हिसाब से? रिब्स के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, तो उसके हिसाब से ये फॉल्स रिब की कैटेगरी में आती है, जबकि 11th रिब कैसी होती है? फ्लोटिंग। और 12th भी कैसी होती है? फ्लोटिंग। अच्छा, फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है, वर्टिब्रो स्टर्नल नहीं है। ठीक है? इसीलिए 10th रिब का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। क्योंकि ये किसके साथ अटैच होती है? ये 9th के कार्टिलेज के साथ अटैच होती है ना? 9th रिब के कार्टिलेज और वो सब फाइनली मिलकर 7th कार्टिलेज। डायरेक्टली इनमें से कोई भी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता। 11th रिब की बात करें तो इसको वर्टिब्रल बोलते हैं और 12th को भी क्यों? क्योंकि इसका कोई एंटीरियर साइड में अटैचमेंट नहीं है स्टर्नम या रिब केज के साथ। हेड रीजन की अगर मैं बात करूं, इस रिब के हेड को जब हम देखेंगे तो इस पर सिंगल आर्टिकुलर फैसेट होता है। ठीक है? सिंगल आर्टिकुलर सिंगल तीनों में ये सिमिलरिटी है। ठीक है? फैसेट के साइज में डिफरेंस हो सकते हैं कि 11th और 12th का फैसेट जो है वो लार्ज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीनों का जो हेड रीजन का फैसेट है वो सिंगल ही है। अच्छा, 10th रिब में नेक और ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। नेक और ट्यूबरकल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि हमने सिपिकल रिब के अंदर पढ़े थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 11th और 12th में ये एब्सेंट है। क्लियर? एंगल की बात करें तो एंगल प्रेजेंट होता है 10th रिब में क्योंकि उसको आगे जाके अटैच होना है किसके साथ? कोस्टल कार्टिलेज के साथ और स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली। एंगल थोड़ा बहुत जो देखने को मिलेगा 11th में और 12th में कोई एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आती है कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास नहीं होता है या शैलो होता है और इसके पास तो श्योर है कि इसके पास पूरी तरीके से एब्सेंट है। अच्छा, अगर एंटीरियर एंड की बात करें तो 10th रिब का जो एंटीरियर एंड है वो ब्लंट होता है। क्यों? क्योंकि उसे किसके साथ कनेक्शन बनाना है? 9th कार्टिलेज के साथ। जबकि 11th का कैसा होता है? पॉइंटेड। और 12th का कैसा होता है? पॉइंटेड एंड शॉर्टेस्ट। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो कहीं न कहीं आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि 11th-12th में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन कहीं-कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे-जैसे ट्रांजिशन होता है तो एकदम से मेजर चेंजेस नहीं आते, धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको कोई एग्ज़ाम में लिखना है टॉपिक तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। चलिए, अब स्पेसिफिक एनाटॉमिकल फीचर्स की मैं बात करता हूँ। रिब नंबर 10 के बारे में समझते हैं कि इसको लास्ट फॉल्स रिब भी बोलते हैं। अगर इसके कोस्टल मार्जिन को मैं देखूँ तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि 10th rib is unique. Why it is unique? Because it is last rib to contribute to the coastal margin. इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? क्योंकि आपकी ये हो गई 12th ग्रीन वाली, 11th और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं बना रहा हूँ ये पीछे ये आगे जाके एंगल के साथ ये हो गई आपकी 10th. Its cartilage join the cartilage of 9th rib and contribute to the lower boundary of the thorax. बिल्कुल सही बात है। आप समझ पा रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन किसमें है? थोरेसिक केज के हिसाब से जो लास्ट बाउंड्री बन रही है, लोअर बाउंड्री बन रही है, उस बाउंड्री का मार्जिन कौन बना रहा है आपका? कंप्लीट बाउंड्री का मार्जिन 10th रिब। क्लियर? ट्रांजिशन की बात करें तो हेड हैज़ अ सिंगल फैसेट बिकॉज़ इट आर्टिकुलेट ओनली विद द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये नहीं जुड़ती, केवल किससे जुड़ती है? T10 के बॉडी से। तो कहीं न कहीं हमें एक बात और भी पता चली कि जो T10 वर्टिब्रे के बारे में जब हम पढ़ेंगे, है ना, थोरेसिक वर्टिब्रे में, तो ये भी कहीं न कहीं एटिपिकल होगा क्योंकि इसके पास एक ही अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अनलाइक द रिब्स 3 टू 9 व्हिच टच द 2 वर्टिब्रे, क्लियर? क्यों? क्योंकि 2 वर्टिब्रे के बीच में से स्पेस बनता है इनका, जो बॉडी का। केवल बॉडी पे एक ही नहीं है, आधा डेमी फैसेट होता है, आधा नीचे और आधा ऊपर, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं 10th रिब के अटैचमेंट्स की, इस पे कौन-कौन से अटैचमेंट हैं? तो देखिए इस पे इंटरकोस्टल मसल्स अटैच होती हैं, कौन से वाली? 9th एंड 10th इंटरकोस्टल मसल टू इट्स सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर, ये क्लियर है? इसके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक, आपके एब्डोमेन की जो मसल है उसका भी ओरिजिन होता है। कौन से सरफेस से? आउटर सरफेस से, ये बात याद रखनी है। किससे? आउटर सरफेस से। यानी इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो बॉर्डर से और जो एब्डोमिनल है वो सरफेस से। एक और मसल है सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। आपने सेरेटर एंटीरियर तो सुना होगा। इसका नाम क्या है? सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। ये यहाँ पर क्या होती है? इंसर्ट होती है। ठीक? नियर द एंगल। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नियर द एंगल। क्लियर? अब इस रिब के कुछ रिलेशनशिप देखें, तो इसका एंटीरियर रिलेशन किसके साथ है? आपको पता है 9th कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये अटैच होता है। विसरल अगर रिलेशन देखें तो राइट साइड की जो रिब है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? आपके लिवर के साथ। जबकि लेफ्ट साइड की रिब किससे अटैच है? आपके स्टमक से रिलेटेड है, उसके ज़्यादा पास होती है। और स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ एट द टिप ऑफ पेनक्रियास देयर इज वन ऑर्गन कॉल्ड स्प्लीन। तो स्प्लीन और स्टमक से अटैच है। नर्व की बात करें तो जो 10th इंटरकोस्टल नर्व है वो 10th रिब के इंफीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट रहती है, उसके अलोंग ही रन करेगी। क्लियर? तो ये हो गई मेन बातें। अब बात करते हैं रिब नंबर 11 की या फर्स्ट फ्लोटिंग रिब की। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके पास ना तो नेक थी और ना ही ट्यूबरकल था। इसका मतलब इट डू नॉट अटैच विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे। क्लियर? वर्टिब्रे की जो स्पाइन होती है उसके ट्रांसफर प्रोसेस से ये अटैच स्पाइन ये हमारी जो स्पाइन है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये अटैच नहीं होता। आउटलाइन की बात करें तो एनाटॉमिकली देखने में ये स्लाइटली लॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू 12th रिब और इसके पास कोस्टल ग्रुप भी होता है इनर सरफेस की तरफ है, लेकिन ये अटैच नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? नेक्स्ट अगर अटैचमेंट की बात करें तो इस पर भी आपको मसल के अटैचमेंट मिलेंगे। कौन-कौन से 3 मसल? देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है? एब्डोमिनल मसल के वो इसके एंटीरियर टिप के साथ अटैच होंगे। लैटिसमस डोर्साई नाम की एक छोटी-सी मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है। इसके कहाँ से? आउटर सरफेस से। डायफ्राम के फाइबर भी इससे अटैच रहते हैं कहाँ पर? इनर सरफेस की तरफ। क्लियर? तो यानी ये डायफ्राम को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप की बात करें तो इसके 2 रिलेशनशिप हैं। एक है प्लूरा के साथ यानी कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस जो होती है प्लूरा की। अब ये क्या होता है? ये आपको प्लूरा या लंग्स वाले टॉपिक में हमें डिटेल में बताएँगे। अभी के लिए आप बस इस नाम को याद कर लें कि कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, रिसेस मतलब एक तरीके का वो स्पेस होता है 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है? स्पेस वेयर द लंग्स एक्सपेंड एंड एक्सटेंड डाउन टू दिस लेवल। क्लियर? विसरल रिलेशन की मैं बात करूँ तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है कौन से ऑर्गन से? स्प्लीन से। यानी जब हम स्प्लीन को अगर मुझे नोटिस करना है तो मैं 11th रिब को फॉलो करूँगा, ठीक है? 11th रिब का जो एंटीरियर पोर्शन है वो कहीं न कहीं स्प्लीन के पास प्रेज़ेंट है। अब बात करते हैं रिब नंबर 12 की। ये शॉर्टेस्ट फ्लोटिंग रिब है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। शॉर्टेस्ट फ्लोटिंग रिब। अच्छा मेजर क्लिनिकल लैंडमार्क है सर्जन्स के लिए। किस काम के लिए? सर्जन कौन से कर? नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना? जो किडनी की सर्जरीज़ करते हैं उनके लिए, ठीक? मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन क्योंकि ये मोस्ट रिड्यूस्ड रिब है। इसके अंदर कोई खास फीचर ज़्यादा को आपको देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज़ इट लैक्स ना तो नेक है, ना ट्यूबरकल है, ना एंगल है, ना ही कोस्टल ग्रूव्स है। सिर्फ़ एक बोनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? शेप की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट है और ऑलमोस्ट कैसा है? स्ट्रेट यानी ये कर्व नहीं है, तो एंगल भी नहीं है। The anterior end is pointed and capped with tiny bit of cartilage that ends in the abdominal wall. तो इसका जो एंटीरियर एंड है वो कवर रहता है किससे? कार्टिलेज से। और ये किसके बीच में धंसी रहती है? हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनके साथ ये अटैच रहेगी डीपली, जो डीप मसल्स होती हैं उनके साथ। ठीक है? तो ये हो गई इस तरीके से। आप यहाँ इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं
कि अगर आप इसके सरफेसेस की बात करें, ठीक है, 12th रिब को ज़्यादा डिटेल में बताया गया है हमारे इस पे बीडी चौरसिया में। हेड पे बताया गया है कि हेड रीजन पर कैप्सुलर और रेडिएट लिगामेंट मिलते हैं। कौन से? कैप्सुलर और रेडिएट लिगामेंट। ये कौन सा रीजन है इसका? हेड, ये वाला। ठीक। इनर इंटरनल सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 4 मसल्स मिलती हैं और स्पेसिफिकली 3 मसल और 1 fascia, ठीक है? फेशिया दैट कवर्स द क्वाड्रेटस लंबोरम। तो कायदे में तो यहाँ 3 ही मसल होती है, चौथी जो लेयर है वो किसकी है? फेशिया की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये मेन मसल यहाँ पर आपको दिख रही है क्वाड्रेटस लंबोरम। कौन-सी मसल दिख रही है ये वाली? क्वाड्रेटस लंबोरम, ये ग्रीन कलर की। और यहाँ पर क्या अटैच होता है? डायफ्राम। डायफ्राम इसके एंटीर एंड से ही ओरिजिनेट होता है 12th रिब के। और जो मेन मसल है क्वाड्रेटस लंबोरस, वो यहाँ क्या होती है? इंसर्ट, ना कि ओरिजिनेट। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ मीडियल 1 टू हाफ टू 2/3, मीडियल हाफ टू 2/3। तो ये आपका लेटरल हाफ हो गया और ये आपका मीडियल हाफ हो गया। तो इस वाले पोर्शन में आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, आपको इस वाले पोर्शन में मिलनी मिलेगा अटैचमेंट कौन सी मसल का? क्वाड्रेटस लंबोरम का। क्लियर? ये 3 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये चारों स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है? इनर इंटरनल सरफेस को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं वेब की। इंटरनल में तो हमने 3 मसल और 1 फेशिया देख लिया। अब आउटर सरफेस को फिर से हम 2 पोर्शन में बाँट के पढ़ सकते हैं, मीडियल हाफ एंड लेटरल हाफ। तो आपका ये वाला पोर्शन मीडियल हो गया और ये वाला लेटरल हो गया। इसको यहाँ से कट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो मीडियल हाफ में तुम्हें क्या मिलेगा? कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट, लंबोकोस्टल लिगामेंट, लोएस्ट लेवेटर कोस्टाई मसल और सैक्रोस्पाइनलिस या इलियोकोस्टैलिस और लॉन्जिस्मस वाली मसल। तो देखिए, कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट, लेवेटर कोस्टा, लंबोकोस्टल लिगामेंट, ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ आपको देख रहे हैं। और कौन-सा? ये मेन बात हो गई। और अब यहाँ पे अगर आप देखें लेटरल हाफ पे तो कौन-कौन सी मसल मिलेगी? सैटर पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन मिलेगा, लैटिस्मस डोर्साई का ओरिजिन मिलेगा और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन मिलेगा। यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक, सैटर पोस्टीरियर और लैटिस्मस डोर्साई, ये तीनों यहाँ पर लेटरली प्लेस है। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपको, और ये अंदर की तरफ जो बॉर्डर दिख रहा है उस पे कौन-सा स्ट्रक्चर है आपका? मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया। क्योंकि वो तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो वहाँ तो आप बॉर्डर आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, हल्का-सा टर्न होके कर्व बन जाता है। यानी अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन निकालूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ना नीचे से। ठीक है? तो कोई चीज़ आधी इधर अटैच हो रही है और आधी इधर अटैच हो रही है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं बॉर्डर के अटैचमेंट की, सरफेस के अटैचमेंट हो गए। तो अपर बॉर्डर पे क्या अटैच हो रहा है? इंटरकोस्टल मसल। कौन-सी मसल? इंटरकोस्टल। तो देखिए ये अपर बॉर्डर पे क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और लोअर बॉर्डर पर तो मैंने बताया ये लेटरल एंड है, ये मीडियल एंड है। तो मिडिल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया, बिल्कुल यहाँ पे देखो, मिडिल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया, ठीक। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट ये मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक। लंबो कॉस्टल लिगामेंट, बेसिकली लंबो कॉस्टल लिगामेंट यहाँ पे, ठीक। नियर द हेड रीचिंग द L1 ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और इसका रिलेशन कौन से प्लूरा के साथ होता है? पैराइटल प्लूरा के साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। आपको थोड़ी 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बनाने की, है ना? और इनको मार्किंग करने की, उस एक रफ डायग्राम अगर बनाएँ तो ऐसे हमेशा लेटरल एंड, मीडियल एंड और उस पे फिर जो अटैचमेंट है उनको नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है? ये इस तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है? तो दोनों बॉर्डर हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की, क्योंकि हमारे बीडी चौरसिया में सबसे ज़्यादा इसी को बताया गया है। इसकी प्रैक्टिकली शॉर्टेस्ट फ्लोटिंग निब है, बाकी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो पोस्टीरियर रिलेशन देखें तो इसका किसके साथ है? प्लूरा के साथ। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पे ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन किसके साथ दिखा रहे हैं? प्लूरा के साथ, ठीक है। एंटीरियर अगर मैं राइट साइड को देखूँ तो ये किससे रिलेटेड है? लिवर और किडनी के साथ, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में देखूँ तो किसके साथ? स्प्लीन और लेफ्ट किडनी के साथ। ब्लड वेसल्स या नर्व कौन-कौन सी इससे रिलेटेड है, इस नर्व से? वो है मेन है सब कोस्टल नर्व और सब कोस्टल वेसल, बिकॉज़ T12 इज इक्विवेलेंट टू इंटरकोस्टल स्ट्रक्चर रन अलोंग इट्स लोअर बॉर्डर। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है।
इसका रिलेशन है सबकोस्टल नर्व और सबकोस्टल वेसल, ठीक है? और कौन से वर्टिब्रे से रिलेटेड है? T12 या थोरेसिक 12 इक्विवेलेंट ऑफ इंटरकोस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है? अब बात करते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ रिब्स की, ठीक है? ऑसिफिकेशन की बात करूँ तो ऑसिफिकेशन रिब का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसके पास भी एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिब्स फॉलो अ टिपिकल पैटर्न। द एटिपिकल रिब फर्स्ट 11th एंड 12th हैव स्पेशलाइज्ड टाइमलाइन। तो ये याद रखना है। बाकी जो है हमारी जैसे 10th है, 9th है, 8th है, वो सब टिपिकल वाला ही फॉलो करेंगे। लेकिन फर्स्ट 11th और 12th जो है उनका कुछ स्पेशलाइज्ड टाइमलाइन है, देखते हैं क्या। तो देखिए 2 से लेकर 10 तक दे ऑल हैव 4 सेंटर्स, जिनमें एक प्राइमरी है और 3 सेकेंडरी है, ठीक है? पहले मैं प्राइमरी सेंटर की बात करूँ तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? इसकी हमेशा लोकेशन होगी जहाँ पर रिब का एंगल होगा, एंगल ऑफ रिब पर। टाइमिंग की बात करूँ तो अपीयर्स वेरी अर्ली अराउंड 8th टू 9th वीक ऑफ फीटल लाइफ, ठीक है? कब? 8 टू 9th वीक ऑफ फीटल लाइफ। प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ये ऑसिफिकेशन स्प्रेड करता है रैपिडली थ्रू आउट द शेफ्ट, ठीक? शेफ्ट मतलब उसकी जो बॉडी होती है रिब की, टुवर्ड्स बोथ द एंड। बाय द बर्थ, अब जैसे मान लीजिए ये रिब है और ये इसका एंगल है, ठीक है? तो ये इधर भी ग्रो करेगी और इधर भी ग्रो करेगी, ये बताना चाह रहा है, ठीक है? तो ऑसिफिकेशन स्प्रेड रैपिडली थ्रू आउट द शेफ्ट टुवर्ड्स बोथ द एंड। बाय द बर्थ शेफ्ट इज बॉडी बट द एंटीरियर एंड रिमेन्स कार्टिलेजिनस। तो जो इसका एंटीरियर एंड है जो किसके साथ अटैच होगा? स्टर्नम के साथ। एक हो गया वर्टिब्रम के साथ, ठीक है? वो कैसा रहेगा? कार्टिलेजिनस, फॉर्मिंग द कोस्टल कार्टिलेज, जो आगे जाके क्या बना देगा? कोस्टल कार्टिलेज। सेकेंडरी सेंटर्स की बात करूँ अगर मैं टिपिकल लिप्स, जिसमें मैं 2 से लेकर दोनों 10 तक पूरी लिप्स को काउंट कर रहा हूँ एक्सेप्ट 1, 11 एंड 12, तो ये प्यूबर्टी पे अपीयर होते हैं। सेकेंडरी सेंटर कब अपीयर होते हैं? प्यूबर्टी पे, यानी 12 से 15 साल की एज पर, और फ्यूज होकर रेस्ट ऑफ द बोन से कब तक फ्यूज हो जाएंगे? अप टू द एज ऑफ 20 टू 25 ईयर, तो 20 से 25 साल तक ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक सेंटर होता है किसके लिए? हेड के लिए, वन सेंटर, ठीक है? फॉर द आर्टिकुलर फैसेट। एक सेंटर होता है आर्टिकुलर ट्यूबरकल फॉर द पार्ट दैट टचेस द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। तो एक सेंटर ट्यूबरकल के लिए, एक सेंटर हेड के लिए, और लिगामेंट अटैचमेंट के लिए नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, ठीक है? सेंटर फॉर नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकल, क्लियर? तो ये बात हो गई यहाँ पर हमारी। अब बात करते हैं एटिपिकल ऑसिफिकेशन। आपको टिपिकल समझ आ गया, यानी 2 से लेकर 10 तक एक ही फॉलो किया है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 सेकेंडरी सेंटर है, 1 प्राइमरी है। तो एक सेंटर हेड के लिए है, एक ट्यूबरकल के लिए है, और एक नॉन आर्टिकुलर सेंटर होता है किसके लिए? नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकल वाले पोर्शन लिगामेंट अटैचमेंट के लिए। अब मैंने जैसा बताया कि एटिपिकल ऑसिफिकेशन पैटर्न कौन फॉलो करती है? केवल फर्स्ट, 11th एंड 12th, क्योंकि फर्स्ट के पास टोटल कितने सेंटर हैं? 3 सेंटर हैं। 11th के पास 2 सेंटर हैं और 12th के पास भी 2 सेंटर हैं। तो थर्ड जो फर्स्ट ट्रिप है उसके पास एक प्राइमरी सेंटर है और 2 सेकेंडरी सेंटर हैं। हेड और ट्यूबरकल वाला है लेकिन नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकल वाला नहीं है। अगर रिब की बात करूँ तो एक प्राइमरी है शेफ्ट के लिए, एक सेकेंडरी है हेड के लिए, और आपको पता है इस पर ट्यूबरकल नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर प्रोसेस से अटैच नहीं होता, तो इसके पास इस सेंटर की कमी होती है। अगर इसकी बात करूँ तो इसके पास एक प्राइमरी शेफ्ट पर है और एक सेकेंडरी हेड रीजन के लिए होता है, और इसके पास ट्यूबर के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट होता है डेवलपमेंट में। तो ये हो गई 12th रिप की मेन बातें, ठीक है? चलिए अब देखते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ रिब्स की पूरी समरी, जिससे आपको याद रहे। तो मैंने बताया इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी 8 से लेकर 9th वीक के बीच में प्राइमरी सेंटर अपीयर होने लगते हैं। कहाँ पर? एंगल ऑफ रिब्स से, और वो बाई डायरेक्शनल मूव करते हैं, एंटीरियरली पोस्टीरियरली। बर्थ होने तक शेफ्ट पूरी तरीके से बन चुकी होती है। हेड, ट्यूबरकल और एंटीरियर एंड धीरे-धीरे कार्टिलेजिनस है, अभी बोनी नहीं हुए। प्यूबर्टी होने तक 12 से 15 साल तक की एज तक सेकेंडरी सेंटर अपीयर हो जाते हैं और हेड और ट्यूबरकल पूरी तरीके से बोनी हो जाते हैं। यंग एडल्टहुड यानी 20 से 25 साल की एज में सारे सेंटर्स फ्यूज हो जाते हैं और अब ये रिब एक सिंगल सॉलिड बोन हो जाती है और ऑसिफिकेशन कंप्लीट। तो इस समरी को आप हमेशा याद रखें।